नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बिहार और बंगाल में रामनवमी को लेकर जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दुखद खबर हम लगातार बता रहे हैं। ऐसे में हमें डिजिटली विजुअल्स दिखाने चाहिए कि रामनवमी को लेकर रौनक है, सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर रामनवमी हो जाए या दुर्गा पूजा की बात करें, हिंसा होनी तय है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? और ये जो हिंसा है पूरे शहर को त्राहिमाम शहर क्यों कर रहा है? तांडव क्यों देखने को मिल रहा है? सरकारें कर क्या रही हैं? पुलिस सिर्फ एक्शन की बात क्यों कर रही है? आप समझ गए होंगे कि हम बिहार और बंगाल की बात करें, जिसमें स्पेसिफिकली अगर बिहार की यहाँ पर बात करूं, जहां विधानसभा चुनाव 2025 होने वाले हैं, वहां पर राजनीति हो रही है। अमित शाह आ रहे हैं, नीतीश कुछ कह रहे हैं, पुलिस कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है, और जनता के लिए बनी विधानसभा जहां जनता से जुड़े मसले होते हैं वो ठप हो गई, स्थगित हो गई। बिहार झुलस क्यों रहा है? ये वही शख्स बता सकता है जिसने बिहार में ग्राउंड जीरो लेवल पर रिपोर्टिंग की हो, बिहार का कण कण जानता हो और एनालिसिस किया हो। अनुरंजन झा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है कि समझाइए हमारे दर्शकों को पीछे की कहानी कि बिहार झुलस क्यों रहा है। देखिए निहारिका, परिस्थितियां तो हम सब लोग देख रहे हैं लगातार। बिहार की स्थिति पिछले कुछ सालों में धीरे 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 खराब ही हो रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परिस्थिति जब भी देश की या राज्य की कहीं की खराब होती है तो उसमें जिम्मेदार कौन होता है। आमतौर पे लोग इस बात की जिम्मेदारी कुछ तत्वों पर छोड़ देते हैं, कहते हैं कि ये कोई अगर दंगा हुआ या लड़ाई झगड़े हुए तो ये लोगों ने किया या लोगों की वजह से हुई है ये घटना, लोग उत्पाती थे, लोग गलत थे। दरअसल होता यह है कि हम लोग एक शब्द यूज करते हैं बातचीत में कि शासन का इकबाल खत्म हो गया। यानी कि ताकत जो होती है एक प्रशासन का या शासन का वो खत्म हो रहा है, वो कम हो रहा है। ये दरअसल बिहार में पिछले 30 सालों में हुआ है। धीरे 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 चीजें खराब होती गई हैं, बेहतर होने की तरफ नहीं गई है। और लोग तब ज्यादा खराब होने लगते हैं जब वहां पर रोजगार नहीं मिलता है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी तरह के इस तरीके के दंगे और फसाद की वजह में। और प्रशासन दूसरी चीजों में उलझ जाता है। मैं उस पर आपसे विस्तार से कभी बात करूंगा कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जहां प्रशासन उलझा रहता है। तो ये कुल मिलाकर निहारिका देखिए कि पूरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिहार की सरकार फेल है। वो प्रशासन उसके काबू में नहीं है, लोग उसके काबू में नहीं है। और ये घटना मतलब जिले भी अगर सासाराम की बात करें या इवन नालंदा में, यानी जो गृह जिला है मुख्यमंत्री का, वहां भी ऐसी घटनाएं प्रायोजित घट है रही। क्योंकि पोलराइजेशन का समय आ गया है। 23 में कई राज्यों में चुनाव है, 24 में देश के आम चुनाव है, 25 में बिहार की बारी है। और बिहार का मतदाता और बिहार का बाशिंदा तो पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं है। देखिए ऐसा है, जिस पोलराइजेशन की आप बात कह रही हैं वो अगर उस दिशा पे भी हम बात करें तो शासन का क्या काम है, राज्य सरकार का क्या काम है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनका क्या काम है? क्या उनको नहीं मालूम ऐसा पोलराइजेशन होने होने की संभावना है? अगर हम उनकी तरफ से बात करें, अगर वो ये कहते हैं, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अगर वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम करवा रही है, चलिए मान लिया हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे हैं या तेजस्वी आरोप लगाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है। आप क्या कर रहे हैं भाई? शासन तो आपका है, प्रशासन आपका है, सत्ता में आप बैठे हैं। आप सिर्फ ये बात कह के कि ये साजिश है और आप अपने आप को अलग कर लेंगे, ये तो मतलब वो सब यही कह आप रहे हैं कि वर्क बस किसी बख्शा और पे नहीं डाल रहे जाएगा। हैं ना। देखिए ये तो प्रशासन हमेशा कहता है। अब आप, हम तो दोनों बात कहेंगे कि अगर तेजस्वी कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह जाके वहां कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी हम उल्टा टांग देंगे, भाई ये भी तो देखिए। तो कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं कहता कि हम ये दंगा होने देंगे, हम ये घटना होने देंगे, लेकिन नहीं हो इसकी तरफ क्या आपकी ताकत लगती है? उस दिशा में आप क्या करते हैं? आप घटनाएं क्यों घटती हैं? सीधा सा मतलब है कि आपका इंटेलिजेंस कमजोर है। आपको पता है कि यह घटना घट सकती है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको रोक नहीं पा रहे इसलिए कि आपको पता नहीं है, इंटेलिजेंस आपका कमजोर है। तो किसका काम है ये? भाई शासन का तो काम है। तो शासन में बैठ के
ये तो सीधी सीधी जिम्मेदारी से भागने की बात है। चाहे वो देखिए, देश के किसी भी हिस्से में बड़े स्तर पे दंगा होता है तो पहली जिम्मेदारी उस राज्य के मुख्यमंत्री की, उसके शासन की, प्रशासन की, डीजीपी की, अधिकारियों की है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। और कुल मिलाकर के कहीं भी दंगा होगा तो मैं जैसे आज मान लीजिए मैं इंग्लैंड में बैठा हूं, तो मैं यहां से जब बात कर रहा हूं आपसे, तो यहाँ के लोगों को तो मतलब नहीं है ना कि नीतीश कुमार कौन बैठे हैं। यहाँ के लोग तो यही कहेंगे कि इंडिया में इस तरीके की घटना घट रही है, नरेंद्र मोदी के शासन में घट रही है। तो हम तो कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार आपके शासन में घट रही है क्योंकि बिहार में घट रही है। तो परिस्थितियां ये है कि आपको समझना होगा कि शासन में बैठ के आप चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते और आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। नहीं नहीं सर, मुझे मुझे एक चीज समझाइए कि जैसा ये बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गई कि ये सब जो भी जो हो रहा है बिहार में, चाहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में टॉपिकल इश्यूज लेकर आती है, मसलन नौकरी, टेक्नोलॉजी, बेरोजगारी को दूर करना, हम बिहार के लिए करेंगे, बिहार की अस्मिता के लिए करेंगे। लेकिन धीरे 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 चुनावी मसला ऐसा हो जाता है कि बिहार की ब्रांडिंग लचर कानून व्यवस्था के रूप में की जाती है, और जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं प्रवासी के रूप में, वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं कि एक तो अपने जगह को छोड़कर आए, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई डेवलपमेंट वहां पर हुआ नहीं। तो बिहार को ब्रांड के तौर पर इस्टेब्लिश गलत तरीके से करना, वो कहते हैं ना कि वहां की लोकल लैंग्वेज, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं इस पर, गर्दा उड़ा दिया, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं निहारिका। देखिए इस पूरे विस्तार के लिए ना मैंने 2 साल पहले एक किताब लिखी, गांधी मैदान। उसमें मैंने बिहार के 30 सालों का जिक्र किया कि 30 साल, जब नीतीश कुमार के 15 साल और लालू यादव के 15 साल जब ये पूरे हुए, तो 30 सालों में बिहार क्या हुआ। और संयोग ऐसा था कि जब लालू का शासन शुरू हुआ उसके ठीक पहले मैं बिहार से बाहर निकला था। तो ऐसा, मैं पढ़ाई के लिए बाहर निकला या रोजगार के लिए बाहर निकला, लेकिन उसके बाद मेरा संपर्क बिहार होता रहा। तो मैंने जो 30 सालों में बदलाव देखे, उसमें कुछ अच्छी चीजें दिखी और ज्यादा खराब चीजें देखी। परिस्थिति ये है कि बिहार, आपने जो बात कही कि बाहर की जगह पे या जो लोग बाहर हैं उनको तकलीफ होती है, जो लोग वहां, आप देखिए इस 30 साल में क्या हुआ। 30 साल में जनरेशन बाहर आ गई। जो हम 30 साल पहले जो 2 साल का रहा होगा, जो 32 साल का है, जो उसके 10 साल बाद पैदा हुआ वो भी वोटर है, उसके 15 साल बाद वाला अब वोटर हो जाएगा। तो परिस्थितियां कई जनरेशन इस बीच में बदल गई। अब ये इन लोगों को नहीं मालूम कि बिहार आज से 35 साल पहले कैसा था। जैसे ही आप किसी को ये कहते हैं कि अरे बिहार को इन लोगों ने खराब कर दिया, तो वो कहते हैं अरे पहले तो जैसे लगता है कि वहां पर सोना ही उग रहा था। दरअसल उग रहा था निहारिका। आप देखिए बिहार की स्थिति, देश की तमाम बड़ी कंपनियां वहां हुआ करती थी, एक से एक फैक्ट्रीज हुआ करती थी, शुगर मिल्स इतने ज्यादा थे कि रोजगार की कोई कमी नहीं थी। एक पूरा भरा पूरा और संपन्न राज्य हुआ करता था। मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाऊं कि 91 में जब नरसिम्हा राव केंद्र में प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, उस वक्त देश में उदारीकरण का दौर शुरू। उस वक्त अगर हम देखें, आंध्र की जीडीपी और बिहार की जीडीपी तो लगभग बराबर थी। आज देख लीजिए क्या है। तो ये सीधा सीधा नेतृत्व पे सवाल उठता है कि एक राज्य को चंद्रबाबू नायडू जैसा मुख्यमंत्री मिलता है और एक राज्य को लालू यादव मिलते हैं, और दोनों राज्यों की परिस्थितियां देख लीजिए बदल गई। इसका मतलब यह है कि शासन की कमी है और प्रशासन उसमें चूक रहा है। वहां के जो लोग हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है। अभी एक आपने वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, हमने देखा, एक व्यवसायी हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वो बिहार में बिल्कुल। लोगों को रोजगार मिले इसलिए वहां एक मॉल, डिजिटल मॉल खोलते हैं, और इसी दंगे में, मतलब इसी लड़ाई झगड़े में लोग उसको लूट लेते हैं। अब वो लूटने वाले इंग्लैंड से तो नहीं गए थे, अरे वो लोग लूटने इन्वेस्ट वाले तो करने बिहार से के ही लोग। डरेंगे, बिल्कुल आप लोगों ने डाला है और वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सर आपकी बातों से सिर्फ यही बात लग रही है कि जो बिहार की अस्मिता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, दरअसल वो ही इस तरीके की चीजों को प्रायोजित कर देते हैं। और वो नहीं, हमें निहारिका क्यों चाहिए विशेष दर्जा, क्यों चाहिए आपको विशेष दर्जा, क्यों चाहिए? आप बिहार क्योंकि और अपने आप को झारखंड, विशेष दिखाना है, जो मांग कर रहे हैं वो भी तो अपने आप को विशेष दिखाएंगे, किस मुंह से जाएंगे 2025 के चुनाव में। आप देखिए दिक्कत यह है कि आप रोजगार पैदा कर नहीं रहे। आप शासन प्रशासन में जो कमियां हैं, मैं जिक्र करूंगा शराबबंदी का बिहार में।
बिहार में शराबबंदी के बाद की स्थिति इतनी खराब है कि जो मतलब जहां शराब नहीं मिलती थी वहां भी शराब बिक रही है। सारा अमला प्रशासन पूरा, मतलब आप समझिए कि पूरा प्रशासन सिर्फ एक अपराध को रोकने में लगा हुआ है और वो है शराब। एक जो तुगलकी फरमान होता है जिसको हम लोग जिक्र करते हैं कि तुगलकी फरमान, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कहा था कि आज हम अपनी राजधानी यहां से उठाकर दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे, हो गया। तो वही स्थिति है नीतीश कुमार की, कि उन्होंने क्या किया भाई, सुबह रात को सपना आता है, सुबह उठे कि भाई हम बिहार में अब शराब नहीं बिकेगी। बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी हुई कि अब शराब नहीं बिकेगी, लेकिन नहीं बिके तब तो, अब तो हर घर में बिक रही है, सारा नौजवान उस कारोबार में लग गया है और पैसे उससे कमा रहा है, तो अवैध पैसा आ रहा है और प्रशासन उसी को रोकने में लगा हुआ है। तो हाथी के दांत दूसरे खाने के अलग अपराध, होते हैं, दिखाने के अलग है, और यहाँ और पर जो इसी वजह ट्रेंड से रहा दूसरे है वो अपराध यही है। खत्म हो रहे हैं। सर लेफ्ट का इंडिकेटर दिखाते हैं और राइट मुड़ जाते हैं, वो सब चीजें अब पब्लिक को पूरी तरीके से समझ में आ रही है। जहाँ के कण कण में टैलेंट है, वो टैलेंट का गलत इस्तेमाल, वो यूथ को बैल्कनाइज करना, और 5 दिन तक हिंसा का ना थमना सीधे तौर पर नेतृत्व और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और जहां पर विपक्ष इतना कमजोर है कि वो इस मुद्दे में और आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो उस राज्य का दुर्भाग्य और उसका फ्यूचर हम समझ ही सकते हैं। जाते जाते एक छोटी सी टिप्पणी, अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब आगे के दरवाजे बंद। बिहार के लिए पॉलिटिकली आफ्टर मैथ इस पूरे मामले को देखकर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि राजनीति संभावनाओं का और परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन का खेल है। क्या आपको नया रूप देखने वाला है बिहार में आगे की डेट में पॉलिटिकली? देखिए निहारिका, मैं बिहार के लोगों से ये बात कहूंगा कि देखिए, जातिगत समीकरण से बाहर आइए। सबसे पहली बात, अगर आप जाति की राजनीति करते रहेंगे तो बिहार का कोई भला नहीं होने वाला है। आपको वहां सोचना पड़ेगा कि हम जाति से ऊपर उठ के वोट करें। और ये बिल्कुल तय है कि पिछले 30 सालों में, 32-33 सालों में इन दोनों पार्टियों की सरकार ने, और उसमें बीजेपी भी शामिल रही है, जी एक बड़े लंबे समय तक बीजेपी भी शामिल रही, इन सब लोगों ने परिस्थितियां खराब की हैं। तो मेरा मेरा ये कहना है कि हम उस परिस्थितियों में नहीं जाएं, और हम एक तरीके से, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी, एक तरीके से क्या है कि मैं उन परिस्थितियों में नहीं जा करके, मेरा बिहार के लोगों से अनुरोध है कि आप जातिगत आंकड़ों से ऊपर उठिए, उसके समीकरण से ऊपर उठिए, और संभव हो तो किसी नए व्यक्ति को तलाश लीजिए। क्योंकि ये सब लोग के पास न विजन है, न सोच है, न परिस्थितियां बना पाएंगे, न आपका भला कर पाएंगे। आप या किसी एक बीजेपी की लैंग्वेज पार्टी या में वही किसी कह एक, सकते हैं कि सर ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। बिल्कुल ठीक है, वो बीजेपी पे भी अप्लाई हो रहा है और दूसरी पार्टियों पे भी अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल पता नहीं, भगवान भगवान मेहरबान अगर हो जाए तो वो चेहरा दिखे, और वो भी चेहरा आने के बाद बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से फ्लॉलेस और नॉन टेंटेड रहे। यही दुआ के साथ इस बुलेटिन को हम खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद इस एनालिसिस के लिए। क्यों झुलस रहा है बिहार, समझने की कोशिश करिए, और अगर आप समझ जाएंगे तो बिहार को झुलसने नहीं देंगे। ये वीडियो बिहार की पब्लिक के लिए। नमस्कार।